नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू किया था, जिसमें बारी बारी से हम लोगों ने विभिन्न बिंदुओं को पढ़ा है। आज इस वीडियो के माध्यम से इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है धन का बहिर्गमन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले जितने भी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को इतिहास पढ़ाने का प्रयास किया है, उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से धन का बहिर्गमन जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझना है कि यह सिद्धांत किसने दिया था। तो यह सिद्धांत जो है, सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने जो है प्रतिपादित किया था। उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से भारत में धन का बहिर्गमन हुआ है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि धन का बहिर्गमन क्या होता है। अगर हम बात करें धन के बहिर्गमन की, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि धन का बहिर्गमन क्या होता है। अगर हम क्या कहें, धन का विभिन्न माध्यमों से एक देश से दूसरे देश में जाना तथा प्रतिफल में कुछ न मिलना धन का बहिर्गमन कहलाता है। क्या है धन का बहिर्गमन? कि धन का विभिन्न माध्यमों से एक देश से दूसरे देश में जाना तथा प्रतिफल में कुछ न मिलना धन का बहिर्गमन कहलाता है। हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आया हो कि ये क्या है कि देश का जो धन है दूसरे देश में चला जाए और उसके बदले में हमें कुछ ना मिले, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे धन का बहिर्गमन कहा जाएगा। आप थोड़ा सब्र रखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्या धन का बहिर्गमन है। सिर्फ अभी आप इसको इतना याद रखिए कि धन का विभिन्न माध्यमों से एक देश से दूसरे देश में जाना तथा प्रतिफल मतलब होता है बदले, तो बदले में कुछ ना मिलना धन का बहिर्गमन है। ठीक है, इसमें थोड़ा पॉइंट पहले लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि धन का बहिर्गमन क्या होता है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको पूरा ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि यह सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। पूछ लिया था किस पुस्तक में धन के बहिर्गमन के बारे में बताया है? तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में जो है धन के बहिर्गमन के बारे में चर्चा की है। अगर बात करें 1867 ईस्वी में, कब की बात की जाए तो 1867 ईस्वी में लंदन में, कहाँ पे? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक अधिवेशन हो रहा था या बैठक हो रही थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले इसको प्रकाशित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कब? 1867 में, कहाँ? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
इसको रखा। ठीक है, तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक थी, उसमें इसको रखा था। और किस टॉपिक से रखा था? तो भारत का, क्या लिखना है, भारत का इंग्लैंड, भारत का नहीं, भारत पर इंग्लैंड का ऋण। ठीक है, तो 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में जो बैठक हुई थी, उसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने एक टॉपिक रखा, भारत पर इंग्लैंड का ऋण। और उसमें उन्होंने बताया कि धन का बहिर्गमन कैसे हुआ है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि धन का बहिर्गमन है क्या। अब यहाँ से समझ में आएगा, ये थोड़ा लिखने वाला पार्ट था इसलिए मैंने इसको पहले लिखवा दिया। अब हम लोग समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक बार मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ कि यह सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया, और इसमें बताया गया अगर धन का बहिर्गमन कहे, ये परिभाषा मैंने अपने अनुसार बनाई है आपको सरल भाषा में समझाने के लिए, कि धन का विभिन्न माध्यमों से एक देश से दूसरे देश में जाना तथा प्रतिफल में कुछ न मिलना धन का बहिर्गमन कहलाता है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इसका जिक्र किया था। और साथ ही साथ 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने एक बिंदु रखा, भारत पर इंग्लैंड का ऋण। और इसके बारे में फिर बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया कि धन का बहिर्गमन किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ से आपको समझना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से धन का बहिर्गमन क्या है, किस तरीके से भारत से धन जो है विदेशों में गया है। तो आप सब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए 1813 का टाइम था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था दोस्तों। 1813 का चार्टर एक्ट आया था, और उसमें आप सभी को पता है कि कंपनी को एकाधिकार दे दिया गया था। किस लिए? व्यापार में। कंपनी को व्यापार में एकाधिकार दिया गया था। फिर आगे चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से फिर इसका एकाधिकार समाप्त भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे समझना है कि 1813 में चार्टर एक्ट आया, जिसमें कंपनी को जो है, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको एकाधिकार दे दिया गया था कि आप जो है पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं। अब यहाँ से कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे धन का बहिर्गमन होता है। आप सब जानते हैं कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई देश होता है, और देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। कोई देश होता है, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, और अर्थव्यवस्था में जो उसकी आय होती है वो कहाँ से आती है? तो एक तो जनता के पास से और एक सरकार के पास से। ये हर देश का एक चक्र होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा। तो कोई देश है, उसकी अर्थव्यवस्था है, उसमें जो आय होगी वह जनता के पास से आएगी और सरकार के पास से आएगी। अब देखिए क्या है, जनता के पास से पैसा फिर कहाँ जाता है? देश को जाता है, या अर्थशास्त्र में जुड़ता है, या अर्थव्यवस्था में जुड़ता है, जैसे निवेश के माध्यम से या पूंजी के माध्यम से। और सरकार के पास देखो पैसा, पहली बात आता कैसे वो समझिए। सरकार के पास पैसा आता है कर से और सरकारी उपक्रम से। सरकारी उपक्रम से, सरकारी उपक्रम मतलब है सरकारी जितने संस्थान हैं उसमें जो पैसा आएगा वो सरकार के पास आएगा। तो इस तरीके से पैसा आता है। जनता के पास भी कैसा आएगा कि वो निवेश करेगा, पूंजी लगाएगा, इस तरीके से उसके पास, जनता के पास पैसा आता है। ये सामान्यतः जो है देश का एक अर्थव्यवस्था इस तरीके से चलती है। लेकिन 1813 में क्या हुआ? 1813 में ये चक्र था, देश था, देश की अपनी, क्या हमने बताया, अर्थव्यवस्था होती है, देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, और मैंने बताया अर्थव्यवस्था की अपनी आय होती है, राष्ट्रीय आय भी उसको बोल सकते हैं, आय होगी। और उसमें से भी उस टाइम क्या था, क्योंकि भाई भारत जो है अंग्रेजों का अधीन हो गया था या कंपनी का अधीन था, तो अब यहाँ पे एक तरफ जनता हो गई और एक तरफ कंपनी हो गई। इस तरीके से अब पैसे का जो है डिवाइडेशन कैसे होगा समझिए। जैसे मान लीजिए कि जनता के पास जो पैसा आता था वो फिर अर्थव्यवस्था में जाता था या राष्ट्रीय आय में जुड़ता था, और जो कंपनी मैंने बताया इसमें क्या होगा, कर लेगी, और साथ साथ में सरकारी उपक्रम भी उस टाइम भी थे, सरकारी उपक्रम,
उसमें भी पैसा आएगा। अब क्या करता है, इसमें मैंने बताया था कि क्या हो रहा है कि जनता के पास पैसा आएगा, वो निवेश लगाएगा, पूंजी लगाएगा। इस तरीके से सरकार के पास जो कर आएगा और सरकारी उपक्रम से पैसा आएगा, वह सरकार फिर इसमें जो है पैसा इन्वेस्ट कर देती है। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, जो दादा भाई नौरोजी जी ने बताया कि यहाँ पे जनता के पास जो पैसा आता है, जनता फिर उसमें जो अर्थव्यवस्था में किसके रूप में, निवेश के रूप में और पूंजी के रूप में लगा रही है। लेकिन जो कंपनी के पास में जो है क्या आ रहा है, कर आ रहा है, सरकारी उपक्रम के द्वारा पैसा आ रहा है, ये सीधे कहाँ चला जा रहा है, या जा रहा है लंदन या ब्रिटेन जा रहा है। अब ये जो कर वाला या सरकारी उपक्रम का पैसा है वापस कहाँ नहीं जा रहा है, अर्थव्यवस्था में नहीं जा रहा है। तो ये एक जो चक्र है ये टूट गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर पैसा फिर ये इन्वेस्ट कर देते अर्थव्यवस्था में तो ये चक्र अच्छे तरीके से चलता रहता। लेकिन ये अब जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो कहाँ भेज दे रहे हैं, लंदन में। तो अब लोड किस पे पड़ेगा, जनता पे, क्योंकि जनता का पैसा इधर जाएगा, फिर ये टैक्स ले लेंगे तो इनके पास तो पैसा आता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय 100 रुपये है, इसमें मान लो जनता के पास 40 रुपये है और कंपनी के पास 60 रुपये है। अब जो है यहाँ से जो पैसा आएगा वो कहाँ जाता जा रहा है, लंदन में। और इधर जो 40 रुपया है इन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर इधर कर लिया, फिर इसके पास इनके पास कभी 61 हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे, और इधर पैसा जो है 39 होगा, फिर 38 होगा। इस तरीके से इधर पैसा घटता जाएगा और इधर पैसा बढ़ता जाएगा। वो कहाँ जाता जाएगा, लंदन। यहाँ पे समझिए, अगर मान लो जनता के पास 40 रुपये था और यहाँ पे 60 रुपये था, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया और इधर आप फिर देख लीजिए इन्होंने भी इन्वेस्ट किया। जैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, कोई अपनी बैंक खोल देंगे, कोई हॉस्पिटल खोल देंगे, इस तरीके से वो चक्र चलता रहेगा। ये सामान्य चक्र है। और यहाँ पे ये दुष्चक्र हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसा तो आ भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा सिर्फ आ रहा है, दोबारा अर्थव्यवस्था में या राष्ट्रीय आय में नहीं जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, लंदन। तो इसीलिए इसको बोला गया अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र। यही पैसा, यही है धन का बहिर्गमन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा दोबारा जो है किसमें, राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल हो रहा है, या पैसा बाहर जा रहा है, लंदन की ओर जा रहा है। तो यही है आपका धन का बहिर्गमन। आप सब समझ गए होंगे कि ये धन का बहिर्गमन क्या है। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई सामान्य देश होता है, उसकी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें जो आय होती है उसमें जनता और सरकार में पैसा बटा हुआ होता है। कुछ पैसा जनता के पास होता है, कुछ सरकार के पास होता है। सरकार के पास जो पैसा आएगा वो कर से आएगा, सरकारी उपक्रम से आएगा। फिर सरकार क्या करती है, उसी पैसे को किसी न किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देती है, और इस तरीके से जनता और सरकार के बीच में जो है सामंजस्य बना रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है। परंतु इधर क्या हुआ 1813 के बाद में, कि एक तरफ जनता थी, एक तरफ कंपनी थी। कंपनी के पास जो कर या सरकारी उपक्रम से पैसा आ रहा है वो कहाँ भेज दे रहे हैं, लंदन। और इधर जनता का पैसा लगातार उसी में घूम रहा है और वो बार बार इनके पास कर के रूप में पहुंच रहा है। तो इधर पैसा तो कम होता जाएगा और इधर बढ़ता जाएगा, और बढ़ेगा कहाँ, वो जाता जाएगा लंदन। तो धीरे धीरे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अकाल, भुखमरी, गरीबी सब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यही पैसा बार बार इसमें इन्वेस्ट होता रहे तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ पैसा जा रहा है। वो ये तो वो वाली बात हो गई कि एक ये बाल्टी है दोस्तों और इसमें पानी है, और यहाँ से एक छेद कर दिया गया, तो भैया क्या होगा, चाहे जितना भरो आगे वो बाहर पानी जो है बहता जाएगा, चाहे जितना मिला लो, एक टाइम ऐसा आएगा पूरी खाली हो जाएगी। वही हाल ऐसा हुआ कि इन्होंने समझो एक तरीके से यहाँ पे छिद्र कर दिया है, वो पैसा छन छन के कहाँ जा रहा है, लंदन जा रहा है। यही दोस्तों है सिद्धांत धन का बहिर्गमन। आप सब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ से पैसे ले गए हो। तो मैंने बताया कि इस तरीके से पैसे जो है लंदन को गए हैं, लेकिन और क्या क्या तरीके अपनाए जिससे यहाँ से धन का बहिर्गमन हुआ है, आप सब उसको देखिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से धन का बहिर्गमन हुआ है। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, धन के बहिर्गमन का ढंग या तरीका। आइए समझते हैं कि किस तरीके से भारत से पैसा लंदन पहुंचा है, क्या उन्होंने तरीका अपनाया। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं गृह प्रभार, या इसको होम चार्ज भी लिख सकते हैं आप। होम चार्ज किस तरीके से, देखिए
आप सभी को पता है कि जब कंपनी स्थापित हुई थी तो उसमें फिर कंपनी को चलाने के लिए भारत सचिव एक बनाया गया था, और उसका जो भारत सचिव था, और भारत सचिव के साथ साथ एक परिषद बनाई गई थी, 15 सदस्यीय परिषद। ये सब आप सबने पढ़ा होगा। 15 सदस्यीय जो है परिषद बनाई गई थी, और प्लस जो है भारत सचिव था। इनका जितना भी वेतन था वह भारत की अर्थव्यवस्था से दिया जाता था या भारत के संचित निधि से दिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ से जो पैसा आएगा, जो अभी मैंने ये चक्र दिखाया था आपको, उसमें जितना पैसा आएगा वो कहाँ जा रहा है? ये सब कहाँ बैठे हैं? लंदन में बैठे हैं। तो ये पैसा एक सैलरी के रूप में जो है कहाँ पहुँच रहा है? लंदन पहुँच रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा और क्या समझते हैं? एक तो हो गया सैन्य खर्च, सैन्य खर्च प्लस सैन्य सामग्री भी लिख सकते हैं, सैन्य सामग्री। अब युद्ध चाहे भारत में हो या इस तरह इधर नेपाल में लड़ रहे हो, बर्मा में लड़ रहे हो या अफगानिस्तान क्षेत्र में लड़ रहे हो, कहीं भी युद्ध लड़ रहे हो, उसका जितना भी खर्चा आता था और जो सैनिक लगते थे उसका खर्च किससे जाता था? भारतीय अर्थव्यवस्था से जाता था। तो वहाँ से भी आप सब जानते हो कि ज़्यादातर अंग्रेजों की सेना में शुरुआत में तो अंग्रेज थे, फिर धीरे धीरे भारतीय भी उसमें शामिल हुए। तो ये सब खर्च कहाँ जाएगा? ये सब खर्च जो है अर्थव्यवस्था में ही जुड़ेगा और ये सब बाहर जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हम कहेंगे सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। अब क्या थी, यहाँ पे अंग्रेजों में बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी थे। वो वहाँ पे अपनी कंपनी यहाँ चलाने के लिए ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योगपतियों से ऋण लिया करते थे कि आप हमें ऋण दीजिए, मैं वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करूँगा, इस तरीके से। तो वो लोग ऋण जब लेते थे तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो वह ब्याज कहाँ से दिया जाता था? भारत में जो पैसा आता था उसी से उसको ब्याज भी देना पड़ता था। तो एक कारण ये भी हो गया। और भी क्या बोलेंगे? एक तो हो गया लाभांश। लाभांश क्या? शेयर धारक को, शेयर धारक को। तो जितने भी शेयर धारक थे उनको लाभांश भी देना पड़ता था। इसलिए अब क्या होगा, जैसे अब मान लीजिए किसी ने ब्रिटेन से जो है $100 या $100 लगाए थे उन्होंने पैसे। अब वो धीरे धीरे कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो उनको लाभांश भी तो देना पड़ेगा। तो वो भी पैसा कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है। इस तरीके से और भी कई अन्य कारण है। जैसे आप मान लीजिए बैंक उन्होंने खोली, विदेशी बैंक, विदेशी बैंक, या कोई बीमा कंपनी खोली। तो ये सब जो पैसा है ये सब कहाँ जा रहा है? ये लंदन पैसा जा रहा है, भारत में नहीं। अगर भारत में आ जाता तो उसको फिर यूज हो जाता तो वो चक्र अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ से पैसा छन छन के कहाँ जा रहा है? हाँ, ये सब जो है पैसा लंदन को जा रहा है या ब्रिटेन को जा रहा है। तो इस तरीके से ये पैसा यहाँ से भारत से बाहर जा रहा है। तो धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि इसके परिणाम दोस्तों क्या रहे। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप शेयर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। देखते हैं अब हम लोग समझते हैं इसके परिणाम क्या रहे। धन के बहिर्गमन के परिणाम क्या रहे। दोस्तों इसमें प्रीवियस प्रश्न तो बनते ही, साथ साथ मेंस में भी इसके प्रश्न बनते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि इसके परिणाम क्या रहे दोस्तों, तो सबसे पहले तो यही होगा, अगर भारत से पैसा लगातार कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है या कह सकते हो लंदन जा रहा है। तो वहाँ पैसे की तो बढ़ोतरी होगी लेकिन भारत में कमी आ जाएगी। और जब आपको पता है कि कोई भी देश जो है पैसों से चलता है तो सबसे पहले क्या आएगी? गरीबी आएगी। और क्या आएगा? अकाल आएगा। दोस्तों देखो, गरीबी कुछ भी करवा देती है। तो जब गरीबी आएगी तो चोरी डकैती, और अब देखो आपके पास कह सकते हो अब जैसे यहाँ से पैसा लगातार ले जा रहे हैं अंग्रेज लोग, और फिर क्या है, यहाँ पे किसान धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि वो टैक्स लगातार देते जा रहे हैं और उनके पास पैसा तो आ नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो उपज होगी भारत की वह जो है निम्न स्तर हो जाएगा। बिल्कुल उपज होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर जो फसल होती है उसमें दवाई वगैरह अन्य चीज़ें डालनी पड़ती हैं, वो सब होगा नहीं। तो यहाँ पे जो उपज होगी वो निम्न हो जाएगी, गरीबी आएगी, अकाल आएगा, चोरी डकैती शुरू हो जाएगी।
और भी क्या कारण हो सकते हैं वो आप सब अब कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इतने दिन से इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप सब समझ गए होंगे कि अगर पैसा ना हो या अंग्रेज लगातार भारत में इसका दोहन करते जा रहे हैं और धन का बहिर्गमन होता जा रहा है तो क्या क्या और प्रभाव हो सकते हैं या परिणाम हो सकते हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।